मायर वॉज अवॉर्डेड 3 प्राइजेस। याद रखना है बच्चों, इंपॉर्टेंट है, ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी से कहा जाता है। ये 4-5 बातें हैं जो आपसे क्वेश्चन से पूछी जा सकती है, तो आपको इनके बारे में याद रखना है। हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका इंट्रो से इम्पैक्ट सीरीज के पहले वीडियो में, जहां हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा यूनिट 1 विच इज डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। तो शुरुआत करते हैं डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड के इंट्रोडक्शन को देखने से सबसे पहले। तो इसके इंट्रोडक्शन में हमारे पास क्या आ रहा है, सबसे पहले बात करते हैं। तो भाई लिखा हुआ है बायोलॉजी इज साइंस ऑफ लिविंग फॉर्म्स एंड लाइफ फॉर्म्स एंड लिविंग प्रोसेसेस। तो बिल्कुल सही बात है, बायो मीन्स लिविंग एंड लॉजी मीन्स स्टडी। तो दो टर्म से मिलकर ये बनता है बायोलॉजी। तो हमारे पास यही कह रहा है कि भाई लाइफ फॉर्म्स यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जब आप स्टडी करते हो तो उसे बायोलॉजी कहा जाता है। लिविंग वर्ल्ड कंप्राइजेस ऑफ एन अमेजिंग डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये भी बात बिल्कुल सही है। क्या अर्थ के ऊपर सारे ऑर्गेनिजम्स एक जैसे हैं या उनके अंदर वेरिएशंस हैं? हमने कहा बिल्कुल वेरिएशंस हैं। अब तक डिस्कवर्ड स्पीशीज का नंबर भी आप जानते हैं 1.7 से 1.8 बिलियन स्पीशीज हैं, राइट। तो वो यही कहना चाह रहा है यहाँ पर डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। इसके बाद अर्ली मैन कुड easily perceive the difference between inanimate यानी कि नॉन लिविंग मैटर एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हमने कहा बिल्कुल सही बात है, एक पत्थर के बीच में और एक एनिमल के बीच में डिफरेंस पहचानना बहुत आसान है। इसे तो अर्ली मैन भी कर पा रहे थे। अर्ली मैन डिफीट सम ऑफ द इनएनिमेट मैटर, यानी कि ये उन्हें वर्शिप करते थे। जैसे कि आपको पता होगा कि हम लोग वाटर को भी वर्शिप करते हैं, फायर को भी वर्शिप करते हैं। तो यहाँ यही कह रहा है एंड सम अमंग दी एनिमल्स एंड प्लांट्स, कि हम कई सारे प्लांट्स और एनिमल्स की को भी वर्शिप करते हैं। इसके बाद अ कॉमन फीचर ऑफ ऑल सच फॉर्म्स ऑफ इनएनिमेट एंड एनिमेट ऑब्जेक्ट्स वाज द सेंस ऑफ ऑ और फियर दैट दे इवोक। कि भाई ये ऐसा क्यों किया जा रहा था? ये उन्हीं एनिमल्स को वर्शिप कर रहे थे, उन्हीं प्लांट्स को वर्शिप कर रहे थे, या उन्हीं इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स को वर्शिप कर रहे थे जिनसे ये डरते थे, है ना। तो जिनसे ये डरते थे उसको ये वर्शिप करते थे, उनको ये मानते थे कि ये हमसे ऊपर हैं। चलिए आगे चलते हैं। द डिस्क्रिप्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स बिगैन मच लेटर इन ह्यूमन हिस्ट्री। तो भाई एक्चुअली जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी है, इससे पहले तो हम वर्शिप ही कर रहे हैं, अभी हमने स्टडी शुरू नहीं की है। तो बहुत बाद में जाकर ह्यूमन हिस्ट्री में क्या हुआ कि हम ऑर्गेनिजम्स को डिस्क्राइब करना शुरू करते हैं। सोसाइटीज which indulged in anthropocentric view, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टर्म है। एंथ्रोपोसेंट्रिक मतलब ह्यूमन सेंट्रिक व्यू, जो केवल अपने लिए बेनिफिशियल है, मेरे लिए। अगर मैं अर्ली एजेस की बात करूं तो प्लांट इंपॉर्टेंट किस चीज के लिए था कि भाई उससे हमें क्रॉप्स मिलते हैं, उससे हमें खाना मिलता है, उससे हमें चारा मिलता है। तो वो जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंस हो गया प्लांट्स का। एनिमल से हमें फ्लैश मिलता है, मीट मिलता है, उससे हमें यहाँ पर कुछ फाइबर्स मिलते हैं कि भाई हम लोग उससे क्या करें, उसका जो स्किन है उसको पील कर रहे हैं, उससे हमारे लिए क्लोथिंग बना रहे हैं। तो अर्ली मैन उसको इस तरह से एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू के लिए यूज कर रहा है, ठीक। तो एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू ऑफ बायोलॉजी कुड रजिस्टर लिमिटेड प्रोग्रेस इन बायोलॉजिकल नॉलेज, क्योंकि हम उस प्लांट को जान नहीं रहे हैं, हम उसके बारे में डिटेल कुछ नहीं जान रहे हैं। हम केवल और केवल क्या कर रहे हैं, हमारे पर्पस के लिए उसको यूज करना समझ रहे हैं। सिस्टमैटिक एंड मोन्यूमेंटल डिस्क्रिप्शन ऑफ लाइफ फॉर्म्स ब्रॉट इन आउट ऑफ नेसेसिटी डिटेल्ड सिस्टम्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। कि भैया जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, सिस्टम्स डेवलप होते गए, तो हमें समझ आने लगा कि हमें कुछ ना कुछ प्रोसेसेस बनाने पड़ेंगे जिससे हम इन ऑर्गेनिजम्स को प्रॉपरली आइडेंटिफाई करके उन्हें प्रॉपर कैटेगरीज में रख पाएं और उनकी स्टडी कर पाएं। क्योंकि जब हमने देखा हमारे पास बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स डिस्कवर हो रहे हैं, तो इंडिविजुअली ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं था। इसीलिए हमें नीड लगी किसकी? क्लासिफिकेशन सिस्टम्स की। द बिगेस्ट स्पिन ऑफ of such studies was recognition of sharing similarities among living organisms both horizontally as well as vertically। अब ये horizontally and vertically का मतलब क्या है कि जब हम लोग क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो उस क्लासिफिकेशन में एक ग्रुप में भी आपको सिमिलैरिटीज देखने को मिलेगी और एक कॉलम में भी आपको सिमिलैरिटीज देखने को मिलेंगी। बात समझ आ रही है? तो ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, दैट ऑल प्रेजेंट डे लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर रिलेटेड टू ईच अदर and also to all organisms that ever lived on earth। तो ये लाइन आपके चैप्टर में भी लिखी गई है लिविंग वर्ल्ड में कि all living organisms future present and past are linked by a common genetic material, कि उनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है? सेम है, बट उनके अंदर कुछ वेरिएशंस हैं, राइट। was a revelation which humbled man
एंड लेड टू कल्चरल मूवमेंट्स फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। जब हमें ये बात समझ आने लगी तो हमने बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना भी शुरू किया। ठीक, तो इन द फॉलोइंग चैप्टर्स ऑफ दिस यूनिट यू विल गेट द डिस्क्रिप्शन इंक्लूडिंग क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स फ्रॉम अ टेक्सोनॉमिस्ट पर्सपेक्टिव। ठीक है भाई, तो आगे के चैप्टर्स जो भी हैं, लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम, इसके अंदर हम उन्हीं ऑर्गेनिजम्स के प्रॉपर क्लासिफिकेशन सिस्टम्स को स्टडी करेंगे। ठीक, तो ये तो बात हो गई हमारे यूनिट 1 के इंट्रोडक्शन पार्ट की। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं साइंटिस्ट। तो इसके अंदर आपको जो साइंटिस्ट दिए गए हैं वो है अर्नस्ट मायर। अर्नस्ट मायर की बात करें तो 1904 से 2004 तक, है ना। इसके बाद born on 5th July in Kempten, Germany, Ernst Mayr, the Harvard University evolutionary biologist। ठीक है, तो भैया एक तो हाईलाइट कर लेना हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के बायोलॉजिस्ट थे। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट टाइटल जो इन्हें मिला, डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। दूसरा पॉइंट देखो, जब भी ये पढ़ रहे हो मेन पॉइंट्स को हाईलाइट कर लो या लिख लो साइड में, ताकि आप पूरा ना पढ़कर मेन बातें पढ़ो। Was one of the 100 greatest scientists of all time. Mayer joined Harvard's Faculty of Arts and Sciences in 1953 and retired in 1975. Assuming the title Alexander Agassiz Professor of Zoology Emeritus। ठीक, इसके बाद एक टाइटल ये आ गया, तो इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। नेक्स्ट, throughout his nearly 80 years career, his research spanned ornithology यानी study of birds, taxonomy आप जानते हैं, zoo geography यानी distribution of animals कैसा होता है, इसके बाद evolution, systematics and history and philosophy of biology। तो बायोलॉजी के ही अराउंड इन्होंने काम किया। डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी क्यों बोला गया था? क्योंकि ये भी स्पीशीज कंसेप्ट के बारे में एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे थे, जिसकी शुरुआत डार्विन ने की थी। आपको याद हो ओरिजिन ऑफ स्पीशीज कैसे हुआ, उसे डार्विन एक्सप्लेन कर रहे थे, और इसी काम को आगे बढ़ाया किसने? यहाँ पर अर्नस्ट मायर ने। ठीक, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ही ऑलमोस्ट सिंगल हैंडेडली मेड द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज डाइवर्सिटी द सेंट्रल क्वेश्चन ऑफ एवोल्यूशनरी बायोलॉजी दैट इट इज टुडे। ठीक, He also pioneered the currently accepted definition of biological species। तो biological species जो हैं, वो species जो आपस में interbreed करके fertile offsprings बना सकते हैं, उन्हें हम बोलते हैं क्या? Biological species। Meyer was awarded 3 prizes। याद रखना है बच्चों, इंपॉर्टेंट है। ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी से कहा जाता है, बाल्जन प्राइज, इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी एंड क्रेफोर्ड प्राइज। ठीक, तो ये ट्रिपल क्राउन के बारे में याद रखना है। अब क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें निकल कर आई? सबसे पहला डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी, दूसरा एक टाइटल जो इन्हें दिया गया अलेक्जेंडर अकासिस, इसके बाद अगला यहाँ पर बायोलॉजिकल स्पीशीज के बारे में बताया, उसके बाद ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी। तो ये 4-5 बातें हैं जो आपसे क्वेश्चंस में पूछी जा सकती है, तो आपको इनके बारे में याद रखना है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे इसी चैनल के थ्रू, तो प्लीज़ जुड़े रहें। ये था इस सीरीज़ का पहला वीडियो जिसके अंदर हमने यूनिट 1 को डिस्कस किया। जल्दी ही यूनिट 2, 3 इसी तरह से आने वाले हैं प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ, तो इस चैनल पर बने रहें और इस सीरीज़ को ध्यान से सुनते रहें।